नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे साथ इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। ऑस्ट्रेलिया की तरफ सबसे पहला रुख, जहां पर एक स्कूल में भयानक गोलीबारी हुई है, जिसमें अब तक 11 छात्रों की मौत की खबर है और 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध हमलावर वही स्कूल का छात्र बताया जा रहा है, जिसकी मृत बॉडी घटनास्थल पर ही मिली। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 6 अहम निर्णय लिए गए हैं। इसमें कृषि और कृषक कल्याण विभाग ने 46 पदों की सीधी भर्ती के नियमावली को मंजूरी मिली है। खनन विकास विभाग बागेश्वर में 18 नए पद सृजित किए गए। सिंचाई विभाग के तहत 53 किलोमीटर बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है और 5 निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है। पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 गेस्ट हाउस को पीपीपी मोड में डेवलप करने और पैरामेडिकल कोर्स में काउंसिल बनाने को भी मंजूरी दी गई है। महिला और बाल विकास विभाग के लिए आबकारी विभाग से मिलने वाले सेस पर नई नियमावली को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने इन फैसलों की जानकारी साझा की। खनन विभाग का मत था। इसमें आपको जैसे जानकारी है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे बागेश्वर को लेकर के कि वहाँ पे थोड़ा सा जो इंस्पेक्शन है वो बढ़ाया जाए। इसी के क्रम में विभाग द्वारा कुछ अपने पद जो ज्येष्ठ खान अधिकारी के हैं या भूवैज्ञानिक के हैं, वरिष्ठ खनिज पर्यवेक्षक के हैं, खनिज पर्यवेक्षक के हैं, कुल 18 पद इस तरह से बढ़ाने पे आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। अगला मत ये सिंचाई विभाग का मत था। उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आसन बैराज नदी के प्रारंभिक बिंदु भट्टा फॉल से आसन बैराज कुल 53 किलोमीटर की लंबाई में आसन नदी के दोनों तटों पर बाढ़ परिक्षेत्र की अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में था और इसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो बाढ़ मैदान परिक्षेत्र बने हुए हैं उनमें कुछ कार्य जैसे कि एसटीपी का निर्माण, एलिवेटर। वहीं प्रदेश में चारधाम यात्रा के चलते भारी भीड़ के कारण नैनीताल जनपद स्थित कैची धाम जाने वाले मार्ग पर जाम की समस्या गंभीर हो गई है। हल्द्वानी भवाली से कैची धाम तक के 3 घंटे के सफर में यात्रियों को 7 से 8 घंटे लग रहे हैं, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी की तरह की भीड़ चारधाम यात्रा मार्ग और देहरादून मसूरी मार्ग पर भी देखी जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि सरकार केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, जबकि जाम के कारण स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जाम को लेकर उन्होंने पहले भी प्रदर्शन किया था और सरकार को 1 महीने का समय दिया था, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। करण महारा ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वे भवाली जाम कमिश्नरी का घेराव, जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे। देखिए, हमने अभी अल्मोड़ा में एक प्रदर्शन किया था जिसमें क्वारब और कैची के जाम को लेकर था। चारधाम यात्रा से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी आपके कैमरे में कि ऋषिकेश के जाम को लेकर साल भर लोग परेशान रहते हैं और हमको लगता था कि सरकार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कोई अल्टरनेट व्यवस्था करेगी जिससे ऋषिकेश के लोगों को दिक्कत ना हो और जो आने वाले लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो गई, लेकिन सरकार नहीं चाहती। हरीश रावत की सरकार में अंतिम पार्किंगें बनी थी रुद्रप्रयाग के पास, अन्य जगहों पर। उसके बाद एक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। जब मैं पदयात्रा कर रहा था हरिद्वार से केदारनाथ की, तब सोनप्रयाग में बादल फटा था। वो आज जस की तस स्थिति में वो रोड आज तक नहीं बन पाई। तो क्या तैयारियां हैं? कैची में कल के दिन ही एक आदमी जो वहीं का रहने वाला था, आसपास का, गर्म पानी के आसपास का, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि एम्बुलेंस नहीं जा पाई। और ऐसा हर महीने 1-2 किस्से देखने को मिलते हैं। आक्रोश है और मैंने चेतावनी दी है, 1 महीने का समय दिया था, अभी खत्म नहीं हुआ। हम अगर ये नहीं करेंगे कुछ व्यवस्था या आश्वासन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर उनके पुत्र सचिन पायलट ने भावुक शब्दों में उन्हें याद किया। सचिन पायलट ने कहा कि उनके पिता ने अपने छोटे से जीवन में जो उदाहरण दिया वो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है।
वे एक गरीब परिवार से निकलकर देश के उच्च पदों तक पहुंचे। उनकी विरासत आज भी हमारे सामने उजागर है। सचिन ने गर्व से कहा कि उनके पिता ने वायुसेना में सेवा करते हुए 1971 में युद्ध में पाकिस्तान को हराया। ये उनके साहस और देशभक्ति की मिसाल है। सचिन पायलट ने उम्मीद जताई है कि आने वाली पीढ़ी भी राजेश पायलट द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश सेवा करेगी और अपने सपनों को पूरा करेगी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने भी राजेश पायलट को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 25वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 25 साल पहले उनसे जुदा हुए थे, लेकिन अपने छोटे जीवन में उन्होंने बहुत कुछ हमको दिखाया। एक गरीब घर में पैदा होकर देश के बड़े पदों तक वो पहुंचे और ये उदाहरण हमारे सामने है। अगर अच्छी छवि हो, ईमानदारी हो तो बड़े पदों पर रहकर दामन साफ रखकर राजनीति हो सकती है। और मुझे बड़ा फख्र है कि मेरे स्वर्गीय पिताजी ने वायुसेना में काम किया और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए। फौज में रहकर, राजनीति में रहकर उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी यादें छोड़ी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली पीढ़ी उस दिशा में चलेगी जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया है। सर, उन्होंने भी यूथ को काफी समर्थन किया था। वो कम उम्र में सांसद बन गए थे। इंदिरा जी ने उनको चुनाव लड़वाया, अपनी एयरफोर्स की नौकरी छोड़ी और उन्होंने हमेशा किसान, पिछड़े, वंचित, गरीब लोगों की मदद करने का काम किया और राजनीति में हर पद पर रहे, चाहे सत्ता में चाहे विपक्ष में हो, हमेशा जनता की आवाज उठाई। और मुझे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत और संतुलित बनाने के लिए लागू किए गए सुधार प्रणाली का सकारात्मक प्रभाव अब स्कूलों की कार्यप्रणाली में दिखने लगा है। इसी पहल के तहत रायपुर के रावा भाटा स्थित माध्यमिक विद्यालय में 8 नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। पहले यहाँ 553 विद्यार्थियों के लिए मात्र 9 शिक्षक थे, जिससे एक शिक्षक को अधिक कक्षाएं पढ़ानी पड़ती थी। अब इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चुनौतीपूर्ण हो चुका था। वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद शिक्षक संख्या बढ़ाकर 17 हो गई है, जिससे प्रत्येक शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। रामा भाटा के निवासी कुबेर शाहू ने बताया कि उनके दोनों बेटे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और नए शिक्षकों के आने से वे बहुत खुश हैं। इससे कमजोर छात्रों को अतिरिक्त मदद मिलेगी और शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दे सकेंगे। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 साल के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस की नीतियों और निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिससे संगठन की एकता और अनुशासन प्रभावित हुआ है। इस कार्रवाई से पार्टी की अनुशासन व्यवस्था मजबूत होगी और सदस्यों को साफ संदेश दिया जाएगा कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस संगठन इस फैसले को अपनी सख्त नीति का हिस्सा मान रहा है। तो एक कुरुक्षेत्र में बीजेपी जिला कार्यालय में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी की कमियों पर बात की। जब उनसे हिसार विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और जांच कराई जाएगी। 8वीं कक्षा की किताबें न पहुंचने के सवाल पर मंत्री ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में एडमिशन से पहले ही सभी स्कूलों में किताबें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने अपने विभाग को पत्र लिखा है कि सभी कार्य हिंदी भाषा में हो, क्योंकि अधिकांश लोग अंग्रेजी नहीं समझते और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। महिपाल ढांडा ने कहा कि अब विश्वविद्यालय में कुलपति की जगह कुलगुरु होंगे, जिन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। जब 10वीं और 12वीं की नॉन अटेंडिंग शिक्षा की बात आई तो उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले की अवगत होते हुए इस मामले पर कार्रवाई कर रही है। कुलपति नहीं, कुलगुरु है हमारे, और कुलगुरुओं से गुरुकुल बने थे। तो अच्छा है, एक परंपरा बढ़िया बने। कुलगुरु एक बड़ा सम्मानीय सर्वोच्च स्थान है हमारी परंपराओं के अनुरूप, इसलिए उसकी पद की गरिमा को हमें मजबूती बना के रखना चाहिए। सर, पुलिस ने कब्जा किया और इनके चौकी तली हुई है, तो और दूसरे स्कूल में बच्चे जाते हैं। देखिए हाँ, कई जगह ये जो बात आती है, मैंने 1-2 जगह और पहले फतेहाबाद में भी एक मेरे पे ये बात आई थी।
जब हमने उसमें जांच कराई तो कुछ नहीं मिला, बिल्कुल प्रॉपर चालू मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कह रहे हैं, मगर ये भी मामला मेरे पास आज ही पहली बार आया। एक बार मैं इसको भी चेक करवाऊंगा, इसको भी दिखवाऊंगा। और माननीय विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री बैठे हैं, हमारे सारे नेता बैठे हैं, अगर कोई इस तरह का मामला है तो उसकी। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय में ट्वीट कर बताया गया है कि उन्होंने बाबा बर्फानी की नमन उन्होंने किया है और पवित्र गुफा में प्रथम पूजा अर्चना भी की है। इस पूजा के साथ ही वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत हुई है। उपराज्यपाल ने अपनी भावनाओं में कहा कि हर हर महादेव, बाबा अमरनाथ जी हम सभी पर अपना दिव्य आशीर्वाद बनाए रखे। श्री अमरनाथ यात्रा हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा मानी जाती रही है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। यात्रा का उद्देश्य बाबा अमरनाथ जी के गुफा स्थल तक पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करना होता है। इस साल यात्रा की शुरुआत उपराज्यपाल के प्रथम पूजा कार्यक्रम के साथ हुई, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ा है। सरकार ने यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि तीर्थयात्री सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस और हरेला पर्व के बीच विकास नगर क्षेत्र के कुल्हाल से लेकर डाक पत्थर तक शक्ति नहर के किनारे लगे पेड़ों को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा काटा जा रहा है। इस भूमि पर जल विद्युत निगम ने उरेडा से जमीन ट्रांसफर प्राप्त कर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है। इस कदम के खिलाफ नवाबगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण कल पेड़ों के काटन और उनको लेकर के एकत्रित होकर प्रदर्शन कर चुके हैं। आज भी कई सामाजिक संगठन इस मामले में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मां यमुना रक्षक संघ के अध्यक्ष संदीप द्विवेदी, उपाध्यक्ष पंजाब सिंह मजीठिया और कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर शामिल थे। देखिए, हमारे जो मीडिया के साथी हैं सतपाल भाई, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सामाजिक मुद्दा उठाया। आप सब लोग भी उसमें हैं, प्रधान जी वहाँ पर, कि यूजेवीएनएल आज जो पेड़ लगे हुए हैं, हम मानते हैं सरकारी ज़मीन में ही पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए, पर्यावरण है, हरेला हम मना रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, सब मना रहे हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है, पेड़ लगाने की आवश्यकता है। कोरोना जैसी बीमारी को लेकर हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, लेकिन सरकार अपने आप ही पेड़ काट रही है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। अभी विभिन्न संगठनों के द्वारा दिया गया है जो जिलाधिकारी महोदय को संबंधित है, जिसमें अवगत कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भूपेश बघेल ने काउंटर पर हुए आईडी ब्लास्ट पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि आकाश गिरी पूजी जी अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। वे पाटन में एसडीओपी और रायपुर में तैनात रह चुके थे। उन्होंने बताया कि आकाश गिरी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। इस घटना में 2 अन्य अधिकारी घायल हुए हैं, जिनके शीघ्र स्वस्थ होने की वे कामना करते रहे। भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, वहां के किसान अब धान की बुआई के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। खाद और बीज की कमी से किसानों को बड़ी परेशानी हो रही है। मानसून पहले आ चुका था, लेकिन अब रुक गया है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने बिजली उत्पादन के मामले में भी सरकार के नाकामी पर सवाल उठाए और कहा कि बिजली के लिए लोग परेशान हैं। 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई थी, लेकिन आज शिक्षकों को धोखा दिया जा रहा है। पदों की कटौती और स्कूलों के बंद होने जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसी सरकार जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है। आज सुकमा जिले के सर्चिंग में निकले अधिकारी गिरिपुंजे जी शहीद हुए और 2 अधिकारी घायल हुए। गिरिपुंजे जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो पाटन में एसडीओपी भी थे, रायपुर में पदस्थ थे। कर्तव्य पथ पे चलते हुए वो शहीद हो गए। उसे नमन करते हुए, जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो, ये कामना करते हुए मृतक परिवार के प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। नक्सली हमले में ये शहीद हुए, एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अभी बरसात का सीजन है, सोसाइटियों में खाद नहीं है, सरकार इस मामले में बिल्कुल मौन है। न खाद मिल रहा है, न बीज मिल रहा है। बिजली
रुक रुक के आ रही है। शहीद आकाश राव गिरिपुंजे का पार्थिव शरीर अंतिम सलामी के लिए पहुंच चुका है। शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए माना स्थित 4th बटालियन में शहीद को पूरा सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उनके साहस और देशभक्ति की भावना को याद किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री अरुण साव सहित अन्य मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की। शहीद आकाश राव गिरिपुंजे की बहादुरी और कर्तव्य को देख करके सभी अपने लिए एक प्रेरणा का स्रोत इसे मान रहे हैं। तो टिहरी जिले के टिपरी नंदगांव मोटर मार्ग पर डवाखाले नामे तोके के पास एक बस अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गई। बस में लगभग 45 यात्री सवार थे जो गुजरात के बताए जा रहे हैं। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें आपातकालीन सेवा 108 के माध्यम से पीएचसी नंदगांव ले जाया गया। इसके अलावा 15 से 16 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। बस उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए जा रही थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंचकर बचाव और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। तो वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली और चंपावत जिलों में बारिश हुई है, जिनमें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। आगामी दिनों में 11 से 17 जून तक कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी पहले से ही जारी कर रखी गई है। आज 11 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिली है। इसमें विशेषकर पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत जनपदों में वर्षा रही है और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों में एक स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आगे पूर्वानुमान की बात करें तो आज 11 जून को उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर कुछ स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल क्षेत्र में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। और 13 से आगे जो है 16 से 17 तारीख तक उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जनपदों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। इसमें चेतावनी की बात करें तो जो आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। 12 तारीख को भी उत्तराखंड के कुमाऊं। तो वहीं दुर्ग जिले में एक प्रॉपर्टी डीलर से सवा करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी निखिल चंद्राकर को प्रगति नगर रिसाली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक एप्पल फोन भी जब्त किया है। आरोपी समेत उसके अन्य साथियों ने दोगुना रिटर्न का झांसा देकर धोखाधड़ी की। पीड़ित प्रकाश साहू को, जो प्रॉपर्टी डीलर होने के साथ माइंड और मेमोरी ट्रेनिंग का भी काम करते हैं, उसने कहा कि कोहका पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी। प्रकाश की पुरानी जान पहचान उत्तम कुमार साहू से थी। 2019 में वैशाली नगर के एक कैफे में प्रकाश की मुलाकात उत्तम साहू, निखिल चंद्राकर, पवन साहनी और उमेश पटेल से हुई। उन्होंने खुद को इफिनॉक्स कैपिटल नामक ट्रेडिंग कंपनी से जोड़कर विभिन्न करेंसी में ट्रेडिंग कर 10 से 20% लाभ देने का झांसा दिया। उत्तम साहू ने व्हाट्सएप लिंक से केवाईसी कराकर डॉलर में निवेश की बात कही, लेकिन डॉलर की व्यवस्था न होने पर भारतीय रुपए जमा करवाए। प्रकाश ने कुल 2.50 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए और नगद भी दिए। इसमें से लगभग 1.22 करोड़ रुपए वापस मिले, जबकि 1.30 करोड़ रुपए अब तक नहीं लौटाए गए हैं। 2022 में रोजो ट्रेड एफएक्स लिमिटेड नामक कंपनी का नाम लेकर फिर वादा किया गया, लेकिन पैसे नहीं लौटाए गए। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया है। ये कार्रवाई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किया गया है। आपको बताते हुए चले कि 17 महीनों में कुल 400
9 हार्डकोर माओवादियों के मारे जाने की खबर है। ऑपरेशन के तहत इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के तहत बड़े पैमाने पर जो है नक्सलियों का खुलासा किया जाएगा। तो वही राजस्थान की सांभर सॉल्ट लेक में राजहंसों का झुंड उमड़ पड़ा है। ये झील मध्य एशियाई फ्लाईवे के महत्वपूर्ण हिस्से में आती है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख मार्ग है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही मनमोहक तस्वीर ये देखने को मिल रही है। तो एक तरफ जहां पर युद्ध की स्थिति देश विदेश में देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए सभी अपनी तकनीकी में एक बढ़ोतरी कर रहे हैं। अब इसी बढ़ोतरी की तरफ S-400 से S-500 की सफर को लेकर के जो है भारत भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है। आखिरकार इसकी खासियत क्या है, जरा समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहलगाम हमले को 1 महीना, उलझे कई सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी थी? तो आपको बता दें कि ये सवाल 15 मई को एस जयशंकर के एक बयान से खड़ा हुआ है। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इस बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पूछा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि उसने हमले से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि वे आतंकवाद पर कार्रवाई करने वाले हैं। उन्हें किसने यह अधिकार दिया है? इसके चलते हमें कितने वायुसेना के विमान गंवाने पड़े? इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले कार्रवाई की जानकारी दी गई है। वहीं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआत में ही पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया होगा कि वे आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने वाला है। ये कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी था ताकि पाकिस्तान इसे भारत की तरफ से पूर्ण युद्ध की शुरुआत न माने। इसलिए महज 25 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। इतने कम समय में पाकिस्तान ना तो आतंकियों को भगा सकता था और ना ही भारत के हमले रोक सकता था। अब दूसरा सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने राफेल विमान खोए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 7 मई को देश की संसद को संबोधित करते हुए सांसदों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमले किए थे। अपने बयान में शरीफ ने कई विरोधाभासी दावे किए, जिसमें दर्शाया गया कि कैसे पाकिस्तानी प्रतिष्ठान गलत सूचना और दुष्प्रचार की रणनीति के माध्यम से एक साहसिक मोर्चा बनाए रखने का प्रयास कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सेना के जनरलों की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने देश का सम्मान बहाल किया है। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। वहीं 11 मई को सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राफेल गिरने पर सवाल पूछा गया तो एयर मार्शल ए.के. भारती ने ना तो इसे स्वीकार किया और ना ही इनकार किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमारे सारे पायलट घर सुरक्षित जा चुके हैं।
वहीं डिफेंस एक्सपर्ट की राय है कि किसी भी तरह के संघर्ष में नुकसान दोनों तरफ होता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोशल मीडिया के हवाले से राफेल गिरने की बात कही है। मीडिया आज हर जगह है। अगर सच में राफेल गिरा होता तो तस्वीरें जरूर होती और चर्चा होती, जो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इससे भी जरूरी है कि भारत अपने ऑपरेशन में कामयाब रहा, तो इसका जवाब हाँ है। वहीं कुछ ऐसे सवालों के जवाब होते हैं जिसे गोपनीय रखना जरूरी होता है, जिससे दुश्मन में एक अजीब सा संशय बना रहे। अब तीसरा सवाल, क्या ट्रंप ने भारत पाकिस्तान में सीज फायर करवाया? भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों से संघर्ष जारी था। अचानक 10 मई की शाम 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका की तरफ से पूरी रात की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान तत्काल पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इस बयान के थोड़ी देर बाद भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर कंफर्म कर दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, जिसके बाद राजनीति हावी होने लगा। लोग अपने अपने राय बनाने लगे। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अमेरिका सीज फायर में तो था, लेकिन भारत ने दबाव में आकर सीज फायर नहीं किया है। ट्रंप ने केवल फोन पर बात की और सीज फायर का क्रेडिट ले गया, जबकि भारतीय विदेश सचिव का साफ तौर पर कहना है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ को फोन आया, जिसमें गोलीबारी को रोकने के लिए गुहार लगाई गई और इसके बाद सीज फायर की गई है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर। पहलगाम हमला करने वाले 4 आतंकियों का क्या हुआ? तो आपको बता दें कि बायसरन घाटी में हमला करने के बाद 4 आतंकी जंगल की ओर भाग गए थे। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 अप्रैल को हमले में शामिल आतंकियों की पहचान कर 3 स्केच जारी किए थे और इन सभी पर 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और आतंकियों को खोजने का संयुक्त अभियान चल रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि वे इलाका। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।